स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 8 की नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बुक की यानी बाकी के जो आपके 5, 6, 7, 8 4 चैप्टर बचे हैं उनका डिस्कशन करेंगे। 1, 2, 3, 4 का डिस्कशन हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो कक्षा 8 की सिविक्स की बुक है आपकी बिहार बोर्ड की, उसमें हम लोग चैप्टर 5, 6, 7, 8 की डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा न्यायपालिका, न्यायिक प्रक्रिया, सहकारिता और खाद्य सुरक्षा। ये 4 टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले न्यायपालिका, आप जानते हैं कि हमारा जो 3 स्तंभ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका न्याय देने वाली संस्था जहाँ से जस्टिस मांगा जाता है, और कार्यपालिका आपको प्रोटेक्शन देने वाली, और विधायिका नियम बनाने वाली, जो इन सब चीज़ के लिए नियम बनाती है, वो संस्था है। और न्यायपालिका के बारे में यहाँ पे आपको एक कहानी से शुरुआत की गई है कि एक आदमी है, वो एक घर बना रहा है। तो उसने जो बगल वाला घर था उसके दीवार के बगल से ही अपनी दीवार शुरू की। तो वो बगल वाला घर वाला बोलता है कि यहाँ से दीवार मत बनाओ, 2 फीट जगह छोड़ के बनाओ। तो बात से एग्री नहीं होता है। फिर एक दिन जो बगल वाला है वो नहीं रहता है, तो वो वहाँ दीवार बना देता है। तो बगल वाला उसके दीवार को तोड़ देता है, जिससे वो आदमी गुस्से में उसके पैर हाथ को तोड़ देता है। ग्राम पंचायत में इससे पहले बात भी गई थी कि ऐसे, तो ग्राम पंचायत भी यही फैसला सुनाए कि 2 फीट छोड़ के बनाना चाहिए। तो इसी पे आपको कहानी के जरिए आपको समझाया गया कि न्यायपालिका क्या होता है। तो उसमें आपको बताया गया कि सबसे बेसिक जगह जो होती है न्यायपालिका की, वो होती है हमारी ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि वो भाई जो है वो ग्राम कचहरी गया। ठीक है, यहाँ पर और भी कोई कहानी है तो आप इसमें देखेंगे कि प्रॉपर्टी में से रिलेटेड कहानी थी, जिसमें वुमेन और मेल को दोनों को सेम आपको मिलता है। ये बातें आप जानते हैं। ग्राम कचहरी को बेसिक आपको रखा गया, सबसे आप कह सकते हैं कि जनरल जो होता है वो ग्राम कचहरी होता है, जहाँ तक लोगों की पहुँच आसानी से हो सकती है। न्यायपालिका जो होती है तो अगर किसी 2 संस्थाओं के बीच विवाद होता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करती है, या आप संस्था कहो या कोई 2 लोग भी कहो, दोनों के बीच विवाद को सॉल्व करती है। चलिए बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ भी अभी काम की बातें नहीं थी। अब न्यायपालिका में आप देखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी हालत में न्यायपूर्ण फैसले के लिए होना। न्यायाधीश अपने फैसला बिना किसी दबाव और भय का सुना सके। कल्पना कीजिए, अगर सरकार के कोई मंत्री किसी प्रकार का अपराध करते हैं और उसका मामला न्यायालय में जाता है, तो न्यायाधीश उस मंत्री सरकार के दबाव में आकर दोषमुक्त कर देगा। तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, वह ताकतवर लोगों से प्रभावित है। परंतु देश की न्यायपालिका, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो न्यायपालिका यहाँ पे आपको स्वतंत्र मिलती है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र रखने के लिए 2 तरीके अपनाए गए। पहली है शक्तियों का बंटवारा, जिसका मतलब विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देंगी। ठीक है, ये ना ही विधायिका ना ही कार्यपालिका दखल देंगी। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, यानी वो डिसीजन मेकिंग के समय ये ना देखे कि सामने वाला कौन है, वो स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, और भारत में न्यायपालिका की संरचना की बात करें तो हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। यह 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे निचला जिला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। ये चीज़ें आपको पता है। और सर्वोच्च न्यायालय सबसे अंतिम होता है, वहाँ पे जो डिसीजन होता है सबसे लास्ट होता है। ठीक है,
और इसको अगर मैं अच्छे से एलेबरेट करूँ तो आप देखेंगे प्रत्येक ज़िले में राज्य कई ज़िलों में बटा होता है। हर ज़िले में न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। और देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या होता है? जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो हमारे राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। अब आम आदमी हमेशा तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाके कोई क्लेम नहीं करेगा, तो इसके लिए वो अपने सबसे नज़दीकतम या तो ग्राम कचहरी या जिला न्यायालय में अपनी मांगों को रख सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको डिस्कस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित ना हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। इस नियम के अंतर्गत ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया। इसके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता, अगर कोई जस्टिस मांग रहा है तो उसको फ्री में आप जस्टिस प्रोवाइड करें। लोक न्यायालय का आयोजन, जैसे सुलह के समझौते पर विवादों का, कुछ लोक न्यायालय में जहाँ जो मैटर अगर सॉर्ट आउट हो जाए आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो ऐसे भी जगहों के सुलभ जो जगह हैं उनमें भी आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को सॉल्व कर दिया जाए। विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी और कम खर्चीली योजना तैयार करना और उन्हें क्रियान्वयन करना। ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों और श्रमिक बस्तियों आदि में समाज के कमज़ोर वर्गों को उनके विधिक शिविरों को आयोजन करते हैं ना कि एक कैंपेन की तरह। पारिवारिक सुलह के मामले के आधार पर पारिवारिक मुद्दा हो तो कोशिश करें सुलह से निपटाया जाए। मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता कहा जाता है। अगर आपको मुफ्त में विधिक सहायता प्राप्त करना है, ऐसा व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा जो संबंधित राज्य का मूल निवासी है, किसी दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामले में पक्षधार और न्यायालय में केस दायर करना चाहता है। यदि उसका वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो, 1 से कम हो तो उसको फ्री में मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य हो तो उसको फ्री में मिलेगा, यानी उसे वकील वगैरह सब फ्री में। वह मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो या भिखारी हो, 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष का बच्चा हो, कम मानसिक रूप से एमआर जिसको कहते हैं मेंटली रिटार्डेड हो, वह व्यक्ति किसी तरह की निगरानी या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह में हो, यानी सेम बातें हैं यहाँ पे, उन्हें आप मुफ्त में आप कह सकते हैं सहायता मिल सकती है। अब आते हैं यहाँ से चैप्टर 6 से। ठीक है, चैप्टर 6 में न्यायिक प्रक्रिया। अभी तो हम लोग जाने कि जनरली इस पूरे चैप्टर में कहने का मतलब ये था कि अगर किसी न्यायपालिका में सबसे पहले बेसिक इकाई क्या है, इसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ना है कि ग्राम कचहरी है, जिला न्यायालय है, उससे ऊपर आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है। उसके अलावा कि अगर कोई आदमी जैसे जिसके अधिकारों का हनन हुआ है या उस कोई केस मुकदमा वगैरह हो, तो उसको अगर वो गरीब है तो वो कैसे फाइट करेगा, तो ये पूर्णतः आपका क्या है, फ्री है, इसको फ्री रखा गया है। और कि उनके लिए वकील भी अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी अगर वो फॉलोइंग, यानी जो आपको ऊपर दिया गया था उस सर्कमस्टेंसेस को फॉलो करते हैं। चैप्टर 5 में इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। ठीक है, और यहाँ तक बात करते हुए न्यायिक प्रक्रिया देखें तो प्रक्रिया जो है सेम वही कंडीशन था कि एक जो भाई वाला वॉल वाला आपका झगड़ा था, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले वो ग्राम कचहरी गया कि वॉल बना रहा है एकदम सटाकर, तो ग्राम कचहरी बोली कि नहीं ठीक है कि वॉल नहीं बनाओगे, आप थोड़ा हटाकर बनाओ।
लेकिन वो फिर उसके एब्सेंस में बनाता है, फिर क्या होती है, झगड़ा होती है और उस पे उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तो फिर उसने जो वॉल बना रहा था उस पर केस किया, और इस केस को नाम दिया जाता है, जब शुरू में आप कह सकते हैं जब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखाओगे उसे कहा जाता है FIR। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले उसने कहाँ ट्राई किया था, वो ग्राम कचहरी में ट्राई किया था। ठीक है, और इसे उसके बाद आप में इसमें कुछ काम की बातें हैं, FIR के अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं पूरा ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम, अपराध का समय। ठीक है, और FIR की एक कॉपी, जैसे ही आप FIR दर्ज करेंगे उसकी एक कॉपी आपको वापस मिलेगी कि आपने क्या FIR दर्ज किया था फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब तब FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है, FIR दर्ज करने के बाद जो थाना प्रभारी होते हैं वो छानबीन करते हैं, और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR होता है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप FIR के तर्ज पे गिरफ्तार करके 24 घंटे से ज़्यादा किसी को नहीं रख सकते। फिर कुछ ऐसे केस हैं जिसमें जमानत होती है और कुछ ऐसे केस में जमानत नहीं होती है। तो जमानत क्या होती है इस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई ऐसा केस है जो ज़मीनी झगड़ा है, ठीक है, ज़मीन जायदाद का केस है, ठीक है, और जिसमें कोई ऐसा चीज़, कोई बड़ा जुर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे केस जमानतीय होते हैं। और ऐसे केस में आप दीवानी केस भी कहते हैं, इसे दीवानी केस भी कहते हैं। जैसे इसमें आपको फिर ज़मानत कौन देगा, तो कहा जाता है कि अगर यदि वह तुम्हारी ज़मानत ले ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। ये जिसके पास ज़मीन जायदाद हो, जैसे कोई ऐसा आदमी जिसके पास कुछ ज़मीन जायदाद हो, तो वो गारंटी ले कि अगर ये कुछ गड़बड़ करता है तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि फ्यूचर में अगर ये गड़बड़ करता है तो वो तलवार उस ज़मीन जायदाद वाले पर अटकेगी। या वो आदमी खुद ही बॉन्ड ले ले, एक बॉन्ड बना ले कि मुझे ज़मानत दे दीजिए, मैं टाइम से जब भी बुलाया जाएगा मैं आ जाऊंगा, ठीक है, केस के लिए, और अगर मैं कुछ ऐसा गड़बड़ करता हूं तो मेरे जो प्रॉपर्टी हैं उस पर क्या हो, किसी और का जो भी अपना है कब्जा हो जाएगा। ठीक है, सरकार उस पर प्रॉपर्टी पर अधिग्रहण कर लेती है। गैर जमानतीय अगर मैं बात करूं, गैर जमानतीय, ठीक है, ऊपर होगा, FIR तो हो गया था। चलिए, गैर जमानतीय अपराध के बारे में अगर बात करें तो जिसमें चोरी, डकैती, कत्ल वगैरह होता है, इसमें जमानत नहीं मिलती है। लेकिन अगर जज चाहे या कन्विंस हो जाए कि हो सकता है उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसे जमानत मंजूर या इनकार कर सकता है। ये जज पे डिपेंडेंट है। अब उसके बाद जैसे ही वो केस में उसकी पहली पेशी होती है, तो ये देखो, ये सारा चीज़ हमारा जो है मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होनी है। ठीक है, और वहाँ पे डिस्कशन होता है और वहाँ पे तारीख दी जाती है, कुछ गवाहों को सुना जाता है, चीज़ें सुनी जाती हैं, उन्हें तारीख दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बताया गया कि जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेशी की गई तो वो उसे फिर कुछ समय बाद एक 4 साल की उसे कैद मिली। जिसने पीटा था उसे 4 साल की कैद मिली। तो वो अगर अपने फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वो सत्र न्यायालय में अपील करता है। ठीक है, वहाँ पे भी डिस्कशन होगी, वहाँ पर भी सबको बुलाए जाएंगे और फिर उस पर भी होगी। फिर सत्र न्यायालय में भी अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च न्यायालय करेंगे। लेकिन यहाँ पे सभी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज़ होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे फैसले किए जाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय जैसे हर राज्य के केंद्र में यानी सेंटर में आपका उपलब्ध होता है। अगर आप उच्च न्यायालय के भी फैसले से संतुष्ट नहीं हैं
ठीक है। तो जैसे कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, उससे पहले आप जान लीजिए दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं। इसको मैंने अभी जस्ट डिस्कस भी कर लिया कि जैसे मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट, रिश्वत, दहेज, हत्या, खतरनाक, ये फौजदारी मामले होते हैं और इनमें साबित होने पर सज़ा अवश्य मिलती है, ठीक है। और ज़मीन जायदाद के मामले जो होते हैं उनमें सज़ा नहीं मिलती है, वो दीवानी होते हैं और उनमें आप कह सकते हैं उन्हें सुलझा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, ठीक है। इसमें सज़ा नहीं, फ़ाइन वगैरह होती है। जैसे कि किसी और के ज़मीन पे हम कुछ बना लिए और वो केस कर दिया तो इस पर डिस्कशन चलेगी। अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मुझे फ़ाइन देकर या चीज़ें वापस कर कर जो भी है वो मामला ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये फौजदारी में कुछ ना कुछ सज़ा आपको होगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, बाकी तो इसमें कुछ और ख़ास है नहीं। आगे देख, ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, फिर आता है चैप्टर 7 जिसका नाम है सहकारिता, ठीक है। इसे कॉपरेटिव कहते हैं, ठीक है। अब ये एक छोटी सी गांव की कहानी थी मधुरापुर, जिसमें एक्चुअली ये बताया गया कि गांव में दो तरह के लोग थे। जैसे कि एक आदमी के पास गाय थी, ठीक है, और वो अपने गाय का दूध दूह के अगर लेके जाता था शहर और वहाँ बेचता था तो उसे अच्छे दाम मिलते थे। लेकिन दिक्कत क्या था कि वो सिर्फ अपने गाय का दूध ले जाता था तो शहर जाने आने में पहले तो खर्च, ऊपर से बहुत बार दूध फट वगैरह जाती थी जिससे उसके नुकसान थे। अगर यही आदमी अपने गांव में दूध बेचता, अपने गांव में किसी महाजन के पास, किसी बड़े लोग के पास जिसे दूध की जरूरत, तो वो उतने अच्छे रेट नहीं देते थे। तो उस समय एक चीज़ उभर कर सामने आई, ये मधुरापुर की कहानी है, जिसमें महिलाओं ने एक सहकारी समिति का निर्माण किया। अब सहकारी समिति क्या होती है, जिसमें वर्ड ही है, सह मतलब साथ, कार्य मतलब कार्य करेंगे, साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब ये समिति में है क्या कि समिति में 400 सदस्य होंगे, ठीक है, और ये 400 सदस्य मिलकर 13 ऐसे सदस्यों का चुनाव करेंगे जो कार्यकारिणी होंगे। यानी कोई डिसीजन होता है ना, कोई भी कंपनी का बोर्ड मेंबर्स, उसी तरीके के 13 ऐसा मेंबर होगा जो बोर्ड मेंबर होगा, और उस 13 में भी एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो आपस में जो वोटिंग करके एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो कहा जाता है इससे फ़ायदा क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक गांव में एक ही आदमी को दूध नहीं बेचना होता है, 10, 15, 20 आदमी को दूध बेचना होता है। तो अगर कोई ऐसा एक समिति बना दिया जाए, एक ऐसी चीज़ बना दी जाए जिससे एक ऐसे जगह पे सब लोग अपना दूध दे दें, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे दूध ही है तो दूध दे दें, और वो दूध को एक गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाए और जहाँ पर भी उसे सेल करना है वहाँ पे अपना सेल करे, या उसी को पैकेट बना के जैसे सुधा वगैरह, ठीक है, देती है तो दे दें। इससे क्या होगा कि लोगों को अपनी चीज़ें जो दूध है उनको बेचने का जगह पास में मिल जाएगा और वो दूध सुरक्षित और एक ही तरीके से शहर पहुंच जाएगा, जिससे उसकी रेट अच्छी मिलेगी। ये वैशाली की कहानी है। तो वहाँ से पटना दूध आता था और शहर में अच्छा दाम मिलता था, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सहकारी समिति ने आपस में मिलकर अपने ही पैसों का, मतलब जैसे कि अब ये समिति फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट में दूध चल रहा है 45, ठीक है, आप शहर में बेचते हैं और गांव में बेच रहे हैं तो 35 दे रहे हैं। अब सहकारी समिति ने कहा कि हम दूध 42 रुपये लीटर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है कि 42 क्यों लेंगे, शहर में 45 है। तो कोई आदमी शहर जाके बेचेगा तो हो सकता है उसको वो 40 पड़े, तो तब भी तो वो प्रॉफिट में है, प्लस 2 रुपीज़ का, ठीक है। और ये जो 3 रुपया है, ये अगर मैं सबसे कलेक्ट करता रहूं और ये एक साल के बाद मान लीजिए कुछ ना कुछ तो एक बड़ा अमाउंट बन के आएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि इस बड़े अमाउंट का 25% हिस्सा अपने डेवलपमेंट में, ठीक है, अपने डेवलपमेंट में, एक मिनट,
मतलब सहकारी समिति अपने डेवलपमेंट में लगाएगी और बाकी 75% हिस्सा बोनस के रूप में, जैसे जो अच्छा दूध देंगे या समय पे देंगे या कुछ ऐसी चीज़ों में बोनस के रूप में लोगों में ही वितरित कर देंगे। इससे क्या था कि लोगों को फ़ायदा था, ठीक है। जो दूध के उन्हें कम दाम मिल रहे थे उन्हें अच्छा दाम भी मिल रहा था। दूध रेगुलर से लेने वाली समिति ले भी रही थी और हर चीज़ की एक प्लानिंग तरीके से हुई और ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं एक डील है। अभी भी हम लोग गांव में देखते हैं डेयरी होती है, ये सुधा वगैरह सब सहकारी समिति से ही आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक वर्ड पैक्स। अक्सर हम लोग पैक्स सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो ऐसा स्पेलिंग होगा, जो कि एक गलत है, ठीक है। पैक्स की स्पेलिंग है PACCS। पैक्स का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब जैसे जिस हिसाब से सहकारी समिति जो थी वो दूध के आप कह सकते सर्कुलेशन में मदद करती थी, उसी तरह प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पैक्स है वो किसानों को ऋण देने में मदद करती है। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर किसान महाजन से ऋण लेंगे तो उन्हें ऋण बहुत ही ज़्यादा ब्याज पे मिलेगा। इससे अच्छा कि आप किसान एक पैक्स समिति के मेंबर बन जाइए। मेंबर बनते समय आपको क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट पे करना पड़ता है, 10, 20, 50, 100 रुपये, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं आप उसमें जमा कर सकते हैं। देखिए वो जमा करके आप वो भूलिए नहीं, आप मेंबर हैं तो आप जमा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कल को कोई आदमी अगर उस पैक्स से लोन लेता है तो लोन में वो जब वापस करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा ही वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ। तो वो जो आप 500 भी दिए, अगर इंटरेस्ट उसका 10 रुपया भी बना तो 510 हो गया आप रुपया। और अगर कल को आपको भी लोन मिलती है तो कोई और भी ऐसा 500 जमा कर रहा है तो आप भी लोन उठा सकते हैं। और बहुत कम इंटरेस्ट में लोन की सुविधा पैक्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ हमने आसानी से बीज लोन मिल जाते हैं। समिति बनने से कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत तरह की चीज़ों से बच जाते हैं किसान, ठीक है। और अभी कहा जाता है कि हमारे बिहार में 8,463 पंचायत में हर एक में एक एक पैक्स कार्यरत है, जिसका कुल सदस्यता लगभग 96.42 लाख लोग हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स किसान होते हैं जिनके पास आप कह सकते हैं ज़मीन है, जिनके पास कृषि भूमि है इत्यादि। अब उपभोक्ता सहकारी समिति के बारे में कहें, ठीक है, तो ये भी एक आपका आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो सोसाइटी आप समिति का कमेटी कहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव कमेटी यानी CCC। इसमें आप कह सकते हैं कि ये आप इस प्रकार की समिति स्थापना थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधा माल खरीदे। जैसे कि आप एक किसान हैं, आपके गांव में तो और भी बहुत लोग किसान हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आप लोग फसल क्या लगाने वाले हैं, ठीक है, और उस फसल में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोग आपस में मिलकर एक सोसाइटी बन जाइएगा और उसका कोई लीडर होगा और वो सारे मिलकर डिसीजन, तो अगर आपको खाद लेना है तो आपको एक बार एक बोरे खाद नहीं लेना पड़ेगा जिसके खुदरा मूल्य के दाम उसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप एक ही बार में टन में ट्रक में लेंगे, जिससे आपके बिचौलिए या आप कह सकते थोक व्यापारी से सीधे डील करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि आप के जो बीच में एक्स्ट्रा जो मार्जिन रहता है वो उससे बच जाते हैं और चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें कुछ समिति का हम लोग डिस्कस किए, आप याद रखिएगा कि हमारी जो सहकारी समितियाँ थी उसमें आपका पैक्स का क्या रोल है, उपभोक्ता सहकारी समिति का क्या रोल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सहकारी समिति की खूबी है कि सबको सदस्यता मिलती है, समानता है, किसी ऐसा नहीं है कि धर्म जाति ये सब चीज़ के हिसाब से। लाभ जो होता है विभाजित होता है, अभी जस्ट इस पर डिस्कस भी किए थे कि 25% संचित कोष में जमा होता है कि फ्यूचर में कोई मशीन खरीदेंगे, कुछ और भी चीज़ खरीदेंगे, डेवलपमेंट में करेंगे।
और 75% प्रॉफिट जो होता है बोनस वगैरह में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें जब क्लियर हो जाती है तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब आते हैं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हमारे इंडिया में जो बैलेंस डाइट है, ये थोड़ा साइंस फिक्शन भी है, बैलेंस डाइट है, ये प्रॉपर सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। कॉज क्या है कि बहुत लोग को कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कुपोषण का बढ़ावा होता है। कहानी से बताया गया है कि यहाँ पे एक आदमी है जिसको 3 बेटे 2 बेटियाँ हैं, फिर उसकी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर से एक बच्चा होता है जो बहुत कमज़ोर होता है, कुछ ही दिन में मर जाता है। अब वो आदमी भी कमज़ोर हो गया, तो उसका जो पहले वाला बच्चा था 18 वर्ष के होने के बावजूद 14-15 वर्ष का लगता था, उसको कोई काम नहीं देता था, उसको 500 रुपये महीने की नौकरी मिली। ठीक है, तो अब इससे वो अपने घर का दवाई वगैरह चलाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंडीशन जो होते हैं संतानों को चिरकालिक भूख से ग्रसित करते हैं। चिरकालिक का मतलब कि उनका बॉडी जो होता है वो कुपोषित होता है, वो स्ट्रक्चर बॉडी का बहुत ही अजीब होता है। आप कुपोषण वर्ड तो जानते हो कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्वों की कमी कुपोषक कहलाता है। बहुत सारी डिजीज़ होती है, यहाँ तो विटामिन आयोडीन वगैरह का डिजीज़ दिया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुपोषण की पहचान कैसे होती है। ये सारा चीज़ वृद्धि का रुकना, खून की कमी, मांसपेशी ढीली, शरीर का वजन कम, शरीर का हाथ पांव पतला, पेट का बड़ा होना, कमजोरी महसूस होना, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया में आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारे यहाँ 40% महिलाएं और 30% पुरुष कुपोषित है। महिला में खून की कमी, आपको जैसा कि पता है कि पीरियड्स में ब्लड उनके बॉडी से बाहर आता है, जिसकी वजह से खून की कमी और लंबे समय से भोजन कम मिलने की वजह से भी उनका वजन लगातार कम होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर आपको दिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है उसे भोजन नहीं मिलता है, वो रोज़गार की तलाश में रहता है। ठीक है, और रोज़गार भी है कि इम्प्रॉपर आपको वेजेस हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। शहर में तो चलिए कुछ ठीक भी है, गांव में तो जो वेज हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी जिसे हम लोग कहते हैं, वो फिक्स नहीं थी पहले। कोई किसी को 1000 रुपये सालाना मंथ पे रखा हुआ है, तो ये फिक्स नहीं था, तो ये फिक्स किया गया। उसके अलावा गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम आई, जिससे जैसे कि आप देख सकते हैं जो नरेगा थी पहले, अब मनरेगा बन गई थी, 2005 में आई थी। मनरेगा का काम था कि आपको 100 दिनों तक रोज़गार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। अगर उसके बाद अगर हम आप कंटिन्यू अगर काम कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको कुछ छोटी अमाउंट ऑफ कह सकते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो आपको मिलती रहती है, जिससे आपको मतलब आंशिक आपके प्रगति में या आप कह सकते हैं भोजन वगैरह में कमी ना हो। ठीक है, और अब ये खाद्य सुरक्षा जो है ये टॉपिक इसलिए ऐड किया गया है कि एक प्लानिंग हो। प्लानिंग क्यों? कि इंडिया में जब इतनी डाइवर्सिटी है तो कोई ऐसा रीजन ज़रूर है जहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा आप कह सकते फसल उग रही है, और कोई ऐसा रीजन ज़रूर है जहाँ पे फसल बहुत कम उग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पल के लिए बात करें तो जैसे आप आम के बागान में के नीचे बैठे हैं तो आपके लिए 2-4 आम गिर के सड़ भी गया तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और मैं इधर बैठा हूँ शहर में तो मुझे आम बहुत ही महंगा, बहुत ही आप कह सकते हैं कीमती लगता है। ठीक है, तो वही बात है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की, जिसे हिंदी में इंग्लिश में FCI भी कहा जाता है, फूड कॉरपोरेशन क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसा। ठीक है, FCI का पूरी हिंदी मीनिंग है भारतीय खाद्य निगम। FCI गोडाउन वगैरह भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे कि कोई सीज़न आना है, जैसे कि इस सीज़न में वीट होने वाली है, गेहूं होने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट पहले ही तय कर देगी उस मतलब फसल कटने से पहले ही कि इस बार का MSP क्या है। ठीक है, MSP भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसमें फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। MSP का मतलब होता है मिनिमम
मिनिमम प्राइस, मतलब एक तरह से मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, या आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो कम से कम हम कितने में बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक किसान हैं, आपका एक बड़ा सा प्लॉट है, आपको पता है कि आपको 2000 केजी गेहूँ होने वाला है। गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि इस बार गेहूँ हम मिनिमम 20 रुपये केजी लेंगे। ठीक है, अगर कल को तुम्हारे प्लॉट पे कोई आता है और बोलता है कि नहीं मैं आपसे 22 रुपये लूँगा, तो आप बेचिए, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट कहती है आप बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे कोई ले रहा है तो। लेकिन अगर आपसे कोई नहीं ले रहा है इतनी बड़ी क्वांटिटी, तो आप एक खरीदार आपके पास हमेशा है, वो है भारतीय खाद्य निगम। वहाँ पे आप अपनी सारी जो भी एक्स्ट्रा हो या ज़्यादा हो या पूरी की पूरी भी बेच सकते हो, जो प्राइस लगभग ठीक ही प्राइस रहेगी, आपको अच्छी प्राइस आपको मिलेगी। और इसके दौरान क्या हुआ कि सारे, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में गेहूँ ज़्यादा हो गया या चावल ज़्यादा हो गया, तो सारे एफसीआई में गए। अब पता है कि गवर्नमेंट को बिहार में गेहूँ चावल की कम नीड है, लेकिन राजस्थान में ज़रूरत होगी जहाँ पे ये फसल नहीं होती है, तो वहाँ से वो चीज़ें भेज दी गई। उसके अलावा जो उपजा रहे हैं उनके घर में तो कमी नहीं है, लेकिन जो निर्धन फैमिली है, जो आपका आते हैं गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, तो उन्हें तो ज़रूरत है, तो उनके लिए फूड अवेलेबिलिटी, जिसको राशन कार्ड या राशन से फूड देना, जिसमें 35 केजी अनाज जो है दी जाती है, तो उसमें आप एक परिवार के लिए, तो उसमें वो अवेलेबल करा देते हैं। यानी एफसीआई एक स्टोर हाउस है जिसमें सेलर सेल करता है और वहाँ से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कराती है अलग अलग रीजन में। ठीक है, इसमें कुछ टर्म है, इस टर्म को थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इस टर्म को जान लेते हैं। इसमें एक टर्म है बफर स्टॉक। खरीदे हुए अनाज को जब भंडार में रखा जाता है तो उसे बफर स्टॉक कहते हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो जब वो बफर स्टॉक को सरकार जो है राशन दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है, तो उसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई है जो आप देख लीजिए। 35 किलोग्राम प्रति माह की दर से खाद्यान्न उत्पन्न कराना है, और रेट भी कुछ है, ये तो थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हमारे देश में अनाजों के ठसाठस भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही है। एफसीआई भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ चूहे खा रहे हैं। तो यहाँ एक आदमी बोलते हैं कासम चूहे होते। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि एफसीआई में रखे रखे सड़ जाती है, लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं, तो इसके लिए एक बात कही गई है। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं, 3 टर्म है, उसको देख लीजिए, यही लास्ट आपका पेज है। पहला है एमडीएम। आपको जानते हैं कि स्कूल में एक आपका प्लान चलता है एमडीएम, जिसे मिड डे मील कहते हैं, जिसके तहत पहले क्या होता था, स्कूल में अनाज मिलता था तो वो बच्चे तक वो अनाज नहीं पहुंच पाता था। घर गया, परिवार में बड़ा परिवार है, बट गया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, बड़े लोग खा लिए। घर में अगर रूड हस्बैंड वगैरह होती थी तो वो उसका कुछ और बेच कर कुछ यूज कर लेते थे या मिस यूज के ये कर लेते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई एमडीएम, जिससे बच्चे को पौष्टिक भोजन स्कूल में ही अवेलेबल कराई जाती है। फिर दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही मायने में गरीब कुपोषित लोगों को मदद के लिए ज़रूरी है। इसकी कमियां दूर करने के लिए सरकार अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था, आप स्टोर कर रहे हो तो अच्छे से करो, राशन दुकानों और सही समय पर सुचारू पहुंचाने की व्यवस्था करें। ये सब सरकार के लिए है। फिर ये आप गरीबी रेखा जिसको आप मानते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा का एक पैमाना बांटा है कि इतना आपका अगर इनकम है तो इससे ऊपर आप गरीब नहीं है, इससे नीचे आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, और इसके लिए अलग अलग तरह के कार्ड बने हैं, और जिसके तहत आपको अलग अलग सुविधाएं गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो आज की क्लास में हम लोग जो आपका क्लास 8 था पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 में अब कुछ भी नहीं बचा है आपको इसमें पॉलिटी सेक्शन या आपके ये सिविक सेक्शन में। बाकी दूसरे क्लास की बातें जो क्लास 7 की बातें हैं और भी आगे वीडियो में आती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।